वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अच्छा बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 2025 में जो 9th क्लास का सिलेबस है वो स्टार्ट किया है, ठीक है, केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में किसी किस्म का मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोगों ने कम्प्लीटली लेक्चर सुनने हैं ताकि आप लोग के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने पढ़ना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा आपको नाम से पता चल रहा है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि एटम जो है वो किस तरह से, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, किस किस एरिया में मौजूद होते हैं, उन एरिया को क्या नाम दिया जाता है, हमारे पास ये पार्टिकल्स किस तरह से एटम में अरेंज हुए होते हैं, एटम किस तरह से बिहेव करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी जो है वो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़नी है। बेटा जैसे कि हम लोगों ने पढ़ना है एटम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट। आप लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा है कि एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है इन्वायरमेंट को, और जिसको तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम जो है वो हमारे पास सबसे टाइनी पार्टिकल होता है, ठीक है। टाइनी पार्टिकल होने के साथ साथ इसे तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। डू नॉट डिकम्पोज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन को तोड़कर किस हिस्से में करोगे, नहीं किया जा सकता, हाइड्रोजन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में, उससे कम लिक्विड फॉर्म में, और सबसे कम जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, जो कि कुछ यूँ है कि हैव यू एवर थॉट व्हाई दीज एलिमेंट आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आपके पास कुछ एग्जाम्पल है कि क्यों एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर है, वो हमारे पास जो होता है वो आयरन गोल्ड से मुख्तलिफ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं बेरियम की, वो भी गोल्ड से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। आयरन जो होता है वो हैवी मेटल है, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंट है। इसके अलावा जो है मेटल जो होते हैं वो लस्टर यानी चमकदार होते हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे कि सल्फर है, वो नॉन चमकदार होते हैं, ठीक है, डल इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो बेटा आपको पता है कि सॉलिड, जैसे कि हम बात करते हैं मेटल की, मेटल क्या होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट एंड हैवी। ये जो होते हैं हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। मेटल्स को जो है वो तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल्स की बात की जाए तो उन्हें तोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से, यानी कि देखिए मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो है मैंने अभी आपको बताया कि अब जो घरों में गोल्ड होता है वो सल्फर से मुख्तलिफ है, सल्फर ब्रोमीन से मुख्तलिफ है। आयरन जो होता है वो हैवी होता है, गोल्ड जो होता है वो प्रेशियस होता है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं, ये आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का कर लेना है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर एज एग्जिस्ट, मैंने अभी बताया बेटा हमारे पास मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हु डिस्कवर्ड एटम, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने डिस्कवर किया है, डेमोक्रेटस, ठीक है। डेमोक्रेटस ने, जो कि ग्रीस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, एक फिलोसफर हैं, जिन्होंने, डेमोक्रेटस ने कहा था कि हमारे पास जो मैटर होती हैं तमाम के तमाम मैटर, मैंने आपको बताया बेटा मैटर हमारे पास क्या होती हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेसेस कॉल्ड मैटर। लाइक चेयर है आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द टेबल है, बुक है, पेंसिल है, वो मैटर कहलाएंगे, ठीक है। मैटर जो होते तमाम के तमाम मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। डेमोक्रेटस ने कहा कि जो वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो एटम होते हैं, और एटम को डिकम्पोज या सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड एटम, एटम किसने डिस्कवर्ड किया, फिलोसफर डेमोक्रेटस, ठीक है। फिर आता है एटम की डेफिनेशन लिखें, ऑल मेटल्स इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है एटम में जो बेसिकली दो तरह के जो पार्टिकल, 3 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करती हूँ तो न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की बात करती हूँ तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन बेटा जो होता है ना, 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करती हूँ तो वो किससे निकला है, न्यूट्रल से निकला है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नो चार्ज, ठीक है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्रोटॉन जो है 1836 टाइमर ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ एटम में 2 क्वेश्चंस बनते थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से की गई, बेसिकली बेटा
हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो डिस्कवर किया था एक शीशे के बने हुए फ्लास्क ली थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो तरह के मेटल्स को इस्तेमाल किया गया, एक थी कैथोड और एक थी एनोड, ठीक है। अगर हम लोग इन मेटल्स को किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं ना, किसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है बेसिकली वो कैथोड मेटल होती है, और जिस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है बेसिकली वो कौन सी होती है, एनोड मेटल होती है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम लोग इसे वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो कैथोड पर नेगेटिव जबकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसने क्या किया कि जैसे इसे डिस्चार्ज ट्यूब में जोड़ा गया तो ये जो है ये एक वैक्यूम पंप है जिसको गैस से फिल किया गया था। कैसे फिल किया गया था, गैस से, ठीक है। गैस से फिल करने के बाद अब बेटा इसका प्रेशर भी लो है। गैस से फिल करने के बाद जैसे इसे वोल्टेज के साथ जोड़ा गया तो कैथोड से कुछ रेजेस जो है ना बेटा वो एनोड की तरफ मूव की। एनोड की तरफ जो रेजेस मूव की ना तो उसने कहा कि कैथोड पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मूव करने वाले पार्टिकल्स पर भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। शुरू शुरू में जो कि ये कैथोड से डिस्कवर हुई थी इसलिए इन्हें कैथोड रेजेस का नाम दिया गया, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इन पर नेगेटिव चार्ज था जिसको कहा दिया गया कि इन कैथोड रेजेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। बेटा आगे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़नी है एनोड, ठीक है, कैथोड रेजेस। सबसे पहले बेटा हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किसने किया था, ब्रिटिश जोसेफ जॉन थॉमसन। थॉमसन ने 1896 में जो है वो इसे डिस्कवर किया, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा कैथोड रेजेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड रेजेस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसके बाद उसने कहा चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है दो मेटल्स के दरमियान मौजूद है, तो अगर हम लोग देखें तो ये दो मेटल्स हैं इनके दरमियान मौजूद है, ना तो यहाँ मौजूद है ना तो यहाँ मौजूद है, तो उसने इसको नाम क्या दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा कि ये दो मैग्नेट हैं, इन दोनों के दरमियान कैथोड रेजेस मौजूद होती हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये एरिया जो उसने कह दिया ये है मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके जरिए हम लोग चार्जेस को मालूम कर सकते हैं, कैथोड रेज के चार्ज डिवाइडेड बाय मास के जरिए उसका वजन मालूम किया जा सकता है। बेसिकली बेटा इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हमें पता चल गया कि कैथोड रेजेस इलेक्ट्रॉन होती हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर दो तरह के सवाल किए गए, हाउ कैथोड रेज वर प्रोड्यूस, कैथोड रेज को कैसे प्रोड्यूस किया गया, तो बेटा आप लोगों के पास तक आंसर है कि डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करके उसके अंदर वैक्यूम पंप लगाकर गैस को इंसुलेट करके हाई वोल्टेज करंट देकर जो है वो कैथोड को प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके बाद तो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा आप लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा आप लोगों का ये हो गया है पहला टॉपिक जो कि मैंने क्लियर करवा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाकी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप लोगों को नंबर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अल्लाह ताला आप लोग अपने एग्जाम में लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे कहा, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टेन इन 1886। ए गोल्डस्टेन ने 1886 में जो है वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब उसने क्या किया था, सिमिलर जैसे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब को एक गैस के साथ फिल किया। उसने क्या किया कि एक जो है वो एनोड ली और एक कैथोड ली। उसने जो बेटा कैथोड ली थी ना, यानी जो कि नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट्स थी उसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दिए जिसे परफोरेटेड कैथोड का नाम दिया गया, ठीक है। सुराख करने के बाद क्या हुआ कि वो रेजेस जो कि एनोड से निकलती थी, एनोड से निकलते हुए वो क्या करती हैं, वो इन सुराखों से मूव करके पीछे को चली जाती,
ठीक है। और कुछ बेटा ये तभी ऑब्जर्व किया गया था जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था ना, उसी तरह इसको डिस्कवर किया गया, लेकिन जब फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे किया गया, प्रोटॉन पे फोकस नहीं किया गया। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि कैथोड के पीछे भी कुछ रोशनी पड़ती है और एनोड के पीछे भी कुछ रोशनी पड़ती है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि कैथोड की तरफ से रेजेस निकलती हैं तो एनोड की तरफ जाती हैं, तो एनोड से भी कुछ रेजेस निकलती है जो कैथोड की तरफ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड कैथोड लिया, यानी सुरागदार कैथोड लिया। उन्होंने कहा जब इन्हें एक वोल्टेज से जोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि कुछ कैथोड जो है, कैथोड के रेजेस तो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एनोड की रेजेस मूव करते हुए इन सुराखों से मूव करके पिछले साइड पर जाकर एक रोशनी पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि चूंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि एनोड से निकलने वाली रेजेस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन शुरू में बेटा जिस तरह से मैंने कहा था कि कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी तो उससे कैथोड रेजेस का नाम दिया गया, सिमिलर जो रेजेस एनोड से प्रोड्यूस हुई थी उन्हें एनोड रेजेस का नाम दिया गया। ठीक है, अब आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट इसका कर लेना है जो कि कुछ यूं है जो मैंने आपको बता दिया है, और आप लोगों ने साइंटिस्ट का नाम याद करना और कब डिस्कवर किया गया। और आपको ये भी पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे ई गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। अच्छा बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज भी आती हैं। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारे पास ये डिपेंड करता है प्रोटॉन के गैस के मोलिक्यूल पर। कैसे बेटा डिपेंड करता है? उन्होंने कहा कि जो ऐसा नहीं है कि एनोड, उन्होंने कहा कि जैसे ही रेजेस मूव करते हैं तो एनोड पर जो गैसेज होती हैं ना, गैसेज के एटम होते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और खुद को किसमें पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली इन एटम्स के इन पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन का नाम दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में आयंस जो है वो गैस के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, तो आयंस, अगर गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है तो बनने वाले आयंस भी कौन से होंगे? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सेकेंड, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने 1917 में एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेजेस पर ही। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है ना, वो तमाम के तमाम दूसरे एटम्स के न्यूक्लाई जैसा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो हमारे पास न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं एटम हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो बेटा उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। चूंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव कर गया है, तो उस एटम के अंदर रह क्या गया? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। तो इसका प्रोटॉन दूसरे एटम्स के, इसका एटम का स्ट्रक्चर दूसरे एटम का न्यूक्लियस जैसा ही होता है। समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास आता है कि उन्होंने कहा कि अगर रदरफोर्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रोटॉन का फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो भी फंडामेंटल पार्टिकल ही होगा। और ये हकीकत है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज़ ये भी बता दी गई कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो फंडामेंटल पार्टिकल भी है, उसके बगैर कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेटा बेसिकली आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है और उसकी प्रॉपर्टीज करनी है। और जो रदरफोर्ड ने 1917 में उसे एक एक्सपेरिमेंट दिया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस किसके जैसा होता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है या नहीं, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। नाउ देन अदर इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे की गई? आपको मैंने एक बात बताई थी, न्यूट्रॉन वर्ड किससे निकला है? न्यूट्रल से। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो चार्ज, ठीक है। 1933 में बेटा उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उसने कहा कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं तो हो सकता है कि इसे डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसे पार्टिकल्स भी हों जिन पर कोई चार्ज ना होता हो, लेकिन उसका मैस प्रोटॉन के इक्वल होता हो, ठीक है। उसका मैस किसके इक्वल होता हो? प्रोटॉन के। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइमर बड़ा होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा कि हमारे पास वाकई उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद थे, कुछ ऐसे एटम्स मौजूद थे जिन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसका मैस जो था वो प्रोटॉन के इक्वल था, उसको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया, ठीक है बेटा। इस सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। राइट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम। आप लोगों ने नाम देना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन दे हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा बेटा, नाउ द अदर
हमारे पास आ जाता है कि इसके बाद हमें पता चल गया कि एटम जो है वो हर एक एलिमेंट का एटम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम एटम्स जो हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। उसके बाद बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गई, न्यूक्लियस भी हो गई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की थी वो लॉर्ड जो है रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है, उन्होंने किस तरह से डिस्कवरी की पहले ये देख लेते हैं। उन्होंने बेटा जो है शीशे की बनी हुई फ्लास्क, शीशे की बनी हुई प्लेट्स ली थी, फॉइल ली थी, और वो जो है वो 0.0004 सेंटीमीटर थिन थी, यानी आपकी बाल से भी ज़्यादा बारीक थी। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन, सॉरी हीलियम के न्यूक्लाई की, हीलियम के न्यूक्लाई की जो है वो रेडिएशन की, तो जो पार्टिकल सेंटर से टकराते थे ना वो वापस आ जाते थे, बाकी तमाम के तमाम पार्टिकल्स गुजर जाते थे। ठीक है, फिर उसने कहा कि चूंकि ये सेंटर से टकराते हैं, ठीक है, सेंटर से टकराते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल पार्ट तो सॉलिड है। दूसरी बात क्या, हीलियम के न्यूक्लाई, जो हीलियम के न्यूक्लाई थे जिनकी बम्बार्डमेंट की गई वो नेगेटिव चार्ज थे, तो हो सकता है जो एटम का सेंटर पार्ट हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस की चूंकि सेंट्रल पार्ट है जो कि सॉलिड होता है, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करते हुए भी हमें डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी पता चल गया। लॉर्ड वेदर 1911 proved answered this question. He carried out a remarkable experiment in this heat a stream of special type of particles to a वेरी थिन गोल्ड फॉइल। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड, उन्होंने कहा कि एन एटम हैज टू पोर्शंस। ठीक है, एटम के कितने पोर्शंस होते हैं? 2। एक होता है न्यूक्लियर पोर्शन जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, सेंटर वाले को न्यूक्लियस बोला जाता है और न्यूक्लियस के बाहर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर्शन, जिसमें क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने 2 तरह के पोर्शंस को डिस्कवर किया। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जब एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्ड फॉइल का, तो उन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो हीलियम के न्यूक्लाई को पास आउट किया। तो उन्होंने देखा कि 20% अल्ट्रा जो है हीलियम के न्यूक्लाई वापस टकरा कर आ गए और बाकी के बाकी गुजर गए। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल पार्ट तो सॉलिड है, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो सॉफ्ट है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हीलियम के न्यूक्लाई रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, उन्होंने कहा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे पास सेंट्रल टाइनी न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है, एंड रिलेटिवली लार्ज सराउंडिंग एरिया कहता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। उन्होंने कहा कि ऑल द मैसेज ऑफ एन एटम इज कंस्ट्रक्टेड इन द न्यूक्लियस। तमाम के तमाम एटम के जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो न्यूक्लियस होता है, बिकॉज दे हैव टू हैवी पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर 2 हैवी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे क्या पता चल गया कि न्यूक्लियस किन 2 पार्टिकल्स पर कंपोज होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो अब आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ 2 पार्टिकल्स, राइट देयर नेम, तो आपने कहना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का इन दिस न्यूक्लियस दिस 2 पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर। ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं किया जा सकता और इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद बेटा ये एक MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है। मैथ्स आप लोगों को करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1.602 मल्टीप्लाई 10 -19 कुलम होता है। चार्ज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कुलम में। और मैस जो होगा वो होगा 9.109 मल्टीप्लाई 10 -31 किलोग्राम। और हम लोग मैस को किस यूनिट में आइडेंटिफाई करते हैं? किलोग्राम। सिमिलरली आपके पास प्रोटॉन जो है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस सिमिलर होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ऑपोजिट होता है, लेकिन अगर हम लोग चार्ज के पार्टिकल्स की बात करें तो सिमिलर। तो आप यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा जाएंगे तो हमारे पास प्रोटॉन सिमिलर हो जाएगा। उसका मैस हम लोग के पास मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का मैस तकरीबन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइमर्स ग्रेटर होते हैं। देखिए 9.1 और 1.6, देखिए 8 टाइमर ग्रेटर देन है। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो 0 आएगा। ठीक है, और मैस जो है वो बिल्कुल जो है इसका मैस जो है प्रोटॉन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है।
ठीक है। तो आप लोगों ने मैथ जो है वो प्रोटॉन के एक जैसे है, और जो है चार्ज की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक जैसे है। तो आप लोगों ने देख लेने। अगर आप लोगों को किसी किस्म का डिस्कवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दूंगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम लिमिटेड टाइम में एक्सप्लेन कर सकूँ, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिए। अल्लाह हाफिज़।